वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th न्यू पैटर्न हमारे सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है। क्लास 10th में नया सैम्पल पेपर भी आ चुका है मार्केट में। आप कोई भी सैम्पल पेपर जो आपको अवेलेबल हो आप वो ले सकते हो। एक नई चीज़ जो हमारे सामने आई है क्लास 10th में जो पहले नहीं आती थी पेपर्स में, वो क्या चीज़ है? असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। हम उनको एक्सप्लेन करेंगे आज। कुछ असर्शन रीज़न मैंने यहाँ लिए हुए हैं और भी डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या चीज़ है कि आपको उससे पहले, इन क्वेश्चन से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेगी जिसमें एक्सप्लेन किया जाएगा हाउ टू आंसर। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, असर्शन, रीज़न, ये 2 स्टेटमेंट आपको दी गई है एंड ऑप्शंस आर। पहला ऑप्शन क्या होगा? असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। मतलब हमारे पास क्या है? 2 स्टेटमेंट है। सबसे पहले हमने चेक करना है ट्रू और फॉल्स। अगर दोनों ट्रू है तो फिर हमें चेक करना है कि भाई रीज़न इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल स्टेटमेंट भी तो ठीक हो सकती है लेकिन हो सकता है दोनों रिलेटेड ना हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? बोथ आर करेक्ट एंड दिस रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। ओके, बी ऑप्शन क्या होगा? बोथ आर करेक्ट बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि दोनों में रिलेशन नहीं होगा लेकिन इंडिपेंडेंट दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी हमारी। थर्ड ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज रॉन्ग। अब जब रॉन्ग है तो एक्सप्लेनेशन वाली बात ही खत्म हो गई, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? असर्शन इज रॉन्ग बट रीज़न इज करेक्ट, क्योंकि मैंने कहा दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट भी हो सकती है। तो ए गलत है, आर सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है। ये हमारे सी और डी ऑप्शन में होगा। ए कौन सा है? बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? दैट बोथ आर करेक्ट बट दिस रीज़न इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। And the C option is A is correct but this R is wrong and the fourth option is R is correct, A is wrong। अब हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएंगे। फिर हम इस स्टेटमेंट में सिंपली बेटा देखो, सबसे पहली चीज़ होगी आपको स्टडी करना है कि इज दिस ट्रू और फॉल्स। फॉल्स है तो कोई चीज़ ही नहीं बची, अगर करेक्ट है तो फिर हमें देखना है कि भी दोनों का रिलेशन है या नहीं है आपस में। ऑप्शंस हर एक स्टेटमेंट के लिए ऑप्शन सेम रहेंगे। एक बार इंस्ट्रक्शन दे देंगे आपको और नीचे क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 3 असर्शन रीजन आपको गिवन होंगे। ऑप्शंस एक बार ही इंस्ट्रक्शन में दिए जाएंगे कि आपका आंसर ए है, बी है, सी है या फिर डी है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चीज़ें समझ में आती जाएंगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। यूज़फुल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। असर्शन जो है यहाँ पर वो क्या है? आफ्टर वाइट वॉशिंग द वॉल्स A shiny white finish on walls is obtained after 2 or 3 days। देखो हम लोग मार्केट से चूना जिसको कहते हैं, सिंपली सफ़ेदी जिसको कहते हैं, वो हम लेकर के आते हैं तो वो हमारे पास होता है क्विक लाइम, सबको पता होगा। फिर हम घर पे लाने के बाद उसको वाटर में मिक्स कर देते हैं, दैट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और उसमें क्या होगा आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका स्लेक्ड लाइम होगा जिसको आप वॉल्स पे पेंट करते हो। तीसरी चीज़, आफ्टर 2-3 डेज। अब जिस दिन आपने वॉल पे वाइट वॉश किया है उसी दिन तो शाइनी होती नहीं है, 2-3 डेज बाद वो कह रहे हैं शाइनी सरफेस आ जाता है। तो ये ट्रू है फॉल्स है? तो मुझे ये ट्रू लग रहा है क्योंकि शाइनी सरफेस बन जाता है 2-3 दिन के बाद जब वो सूख जाता है अच्छे से। रीज़न क्या गिवन है? देखो असर्शन इज ट्रू। रीज़न क्या है अब आपके पास? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद CO2 टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट विच गिव शाइनी वाइट फिनिश। अब वो कह रहे हैं कि जो ये चीज़ आई है ये क्या है कि आपके पास ये शाइनी सरफेस क्यों आया? तो वो कह रहे हैं रीज़न में कि दैट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ट्रू और फॉल्स, तो ये भी ट्रू है। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमने जो सोल्यूशन हमने अप्लाई किया था वॉल्स पे वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ रिएक्ट कर जाती है और फाइनली क्या बनाती है? कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल सुना होगा, लाइमस्टोन सुना होगा, है ना, इसको या चौक भी कहते हैं वैसे तो। शाइनिंग सरफेस इसी की वजह से आता है। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर जो हम टिक मार्क करेंगे वो आंसर क्या होगा? हमारा ए। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। असर्शन क्या है आपके पास? फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडी। फूड चेन सभी को पता होगा।
ऑटोट्रॉप्स, फिर हेटरोट्रॉप्स। और हेटरोट्रॉप्स में 3 लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स जिनको हम कहते हैं। ठीक है, ऐसे ट्रॉपिक लेवल्स थे हमारे पास, हमने चैप्टर में पढ़ा होगा 10th साइंस में, बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि भाई फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडी। कोई एक हेटरोट्रॉप दूसरे हेटरोट्रॉप को, यानी कि मान लो सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है सिंपली, तो हार्मफुल चीज़ें भी हमारी बॉडी में जाती है, बिल्कुल जाती है, ये सही चीज़ है। हर बार हो ज़रूरी नहीं है, बट हार्मफुल केमिकल्स भी आ सकते हैं उस चीज़ से। तो यानी कि ये हमारा जो असर्शन है वो करेक्ट हुआ। अब रीज़न क्या है, द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। तो आई थिंक ये चीज़ भी बिल्कुल सही है कि भाई कॉम्प्लेक्सिटी और जो उसकी लेंथ है, फूड चेन की लेंथ, वो हर एक चेन की अलग लेंथ होती है, कॉम्प्लेक्सिटी भी अलग होती है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, बट मुझे यहाँ इन दोनों में कोई रिलेशन नज़र नहीं आ रहा। तो बोथ आर करेक्ट, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे, बी ऑप्शन के साथ जाओगे, आपका आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज असर्शन में वो कह रहे हैं जेनेटिसिस्ट क्रॉस्ड अ पी प्लांट हैविंग वायलेट फ्लावर विद अ पी प्लांट हैविंग वाइट फ्लावर एंड ही गॉट ऑल वायलेट फ्लावर इन F1 जनरेशन। तो हमें मेंडल का एक्सपेरिमेंट याद होगा, उन्होंने पी प्लांट में हाइट का एक लिया था, ड्वार्फ और टॉल करके, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करा के कैपिटल टी स्मॉल टी, अच्छा इस तरीके से कुछ होता था। तो ये कह रहे हैं कि उनको सारे फ्लावर कौन से मिले, F1 जनरेशन में सारे ही क्या मिले, वायलेट मिले। अगर मैं बात करूं मेंडल के एक्सपेरिमेंट की, तो वहाँ सारे टॉल नहीं थे, रेशो 3:1 रेशो था, जो उसका फिनोटाइप रेशो था 3:1, 3 टॉल थे। जब हमने कैपिटल टी को डोमिनेंट भी मान लिया था, तो भी हमने क्या कहा था कि 3 तो टॉल होंगे, लेकिन एक तो ऐसा था हमारे पास जो क्या आया था, स्मॉल था। ठीक है, तो अब क्या चीज़ है, रीज़न में वो कह रहे हैं कि वाइट कलर जीन इज़ नॉट पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। भी उन्होंने 2 का क्या कराया, 2 उन्होंने पी प्लांट लिए, उन्होंने क्रॉस कराया वायलेट फ्लावर वाले को वाइट फ्लावर के साथ, और सारे के सारे उसको वायलेट मिले हैं। और रीज़न में कहना चाह रहे हैं कि वाइट कलर तो के जीन्स तो पास ही नहीं हुए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखो इसमें आंसर जो हमारा होगा वो हम सी के साथ जाएंगे, दैट असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जीन पास ही नहीं हुए, क्योंकि पास तो होते हैं, बट डिपेंड करता है भी दिखेंगे डोमिनेंट कौन से। F1 जनरेशन की बात हो रही है यहाँ, F2 जनरेशन की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो F1 जनरेशन में सारे टॉल मिले हैं। तो अब ऐसा चीज़ क्या है कि भाई ऐसा तो नहीं कह सकता ना कि वाइट वाले जीन्स गए ही नहीं, गए हैं लेकिन डोमिनेटिंग नहीं था, तो सारे डोमिनेटिंग वायलेट वाला था तो वायलेट दिखेंगे। तो आपका आंसर रहेगा असर्शन इज रॉन्ग, सॉरी असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। तो आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे, सी ऑप्शन के साथ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चलते हैं, 4th नंबर पर। असर्शन कह रहा है एस्टेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस फॉर्म। तो एस्टेरिफिकेशन एक हमारा प्रोसेस है, चैप्टर नंबर 4 में आता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के चैप्टर में। एस्टेरिफिकेशन कब होता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, तो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है जिसको हम ईस्टर कहते हैं। तो असर्शन बिल्कुल सही है, स्वीट स्मेलिंग ही होता है वो। रीज़न है when ester react with NaOH, alcohol and sodium salt of carboxylic acid is obtained। तो रीज़न अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूँ तो ये बिल्कुल करेक्ट है। एसिडिफिकेशन की रिएक्शन जब NaOH के साथ कराते हो तो हमारे पास अल्कोहल और सोडियम सोल्ट ही बनता है। लेकिन अब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो है, अब मुझे ये चेक करना है कि इन दोनों का रिलेशन है आपस में। तो मुझे पता चल रहा है कि रिलेशन कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो है एस्टेरिफिकेशन और ये है सपोनिफिकेशन, दोनों ही रिएक्शन, दोनों ही प्रोसेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो कहने का मतलब दोनों में रिलेशन नहीं है, बट इंडिपेंडेंटली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो मेरा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा, बिकॉज बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट इज नंबर 5। असर्शन में कहा जा रहा है इन होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड मेंबर इज C2H5OH एंड फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर इज C3H7OH। और ये बिल्कुल आई थिंक सही है। अल्कोहल की फैमिली है तो फंक्शन होमोलोगस सीरीज होती क्या है, द सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच फंक्शनल ग्रुप
इज सेम बट द डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव मेंबर्स वो है 1 CH2 यूनिट का होता है या फिर 14 यूनिट मास का होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो ये स्टेटमेंट जो असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि सेकंड मेंबर हमारे पास C2H5OH होगा और थर्ड मेंबर हमारा C3H7OH होगा। अब रीजन के पास चलते हैं। तो रीजन में क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ टू कंजुगेटिव मेंबर्स इज ऑफ 144। तो 144 तो एक बहुत ही बड़ा नंबर आ गया, तो रीजन यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे जिसमें ऐसा लिखा हो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, तो वो ऑप्शन हमारा क्या होता है, सी ऑप्शन होता है। तो आपको ये पांचों ही असर्शन रीजन समझ आ गए होंगे। एक बार इनको देखिए, फिर हम नेक्स्ट कुछ असर्शन रीजन्स को डिस्कस करते हैं। कुछ और असर्शन रीजन यहाँ मैंने लिस्ट आउट किए हैं। अब हम इन असर्शन रीजन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट जो मेरे पास है वो है कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो अगर मैं रिएक्शन को देखती हूँ तो रिएक्शन बिल्कुल यही होती है। हमारे पास CaCO3 को जब हीट किया जाता है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। तो द असर्शन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ लेट अस रीड द रीजन। ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट कर रहे हो तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है और उसके रिजल्ट में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनता है, हमारे पास कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो रीजन एंड असर्शन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज बी द रिएक्शन। अब रिएक्शन हमें गिवन है सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव सोडियम ऑक्साइड। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स ही बनाते हैं। और एक चीज़ और है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक बाय नेचर, यानी कि जब उनको हम पानी में डिजोल्व करते हैं, वाटर में जब वो डिजोल्व होते हैं तो वो एल्कली बनाते हैं, इनकी एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट मीन्स बेस बनाते हैं सिंपली। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक रिएक्शन हमें दे दी सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव सोडियम ऑक्साइड एंड दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती थी, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो मैं इसको चेक करूंगी तो यहाँ पर मुझे ये रेडॉक्स रिएक्शन लग रही है, क्योंकि अगर मैं अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करती हूँ लाइक 10th का नहीं 11th का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो सोडियम जो है वो 0 चार्ज से +1 चार्ज पे जा रहा है तो हम इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन 0 चार्ज से -2 जा रहा है तो हम इसको कहते हैं रिडक्शन। तो ऑल इन ऑल ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीज़ जब वहाँ पर हो रही है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन है। नाउ लेट अस मूव टू द रीजन। रीजन में वो कह रहे हैं सोडियम इज ऑक्सीडाइजिंग एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूसिंग। तो देखो सोडियम इज ऑक्सीडाइजिंग एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूसिंग, तो ये चीज़ भी बिल्कुल सही है, तभी तो दोनों चीज़ें हो रही है, तभी तो हम इसको रेडॉक्स रिएक्शन कह रहे हैं। ठीक है, तो रीजन एंड असर्शन बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। याद रखना ए ऑप्शन कौन सा है, बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन है बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन है ए इज करेक्ट बट बी आर इज रॉन्ग एंड डी ऑप्शन इज आर इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग। ए फॉर असर्शन, आर फॉर रीजन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चलते हैं। When moistened अमोनिया गैस, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, NH3 होता है। ठीक है, तो अमोनिया गैस को जब आप मॉइस्ट कहने का मतलब, अब मॉइस्ट यहाँ पर क्यों है, क्योंकि आई थिंक ये एसिड बेस वाले चैप्टर से मिलेगा। यस बिल्कुल, तो मॉइस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी एसिड या बेस अपना इफेक्ट एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ही शो करते हैं। तो मॉइस्ट अमोनियम गैस है, एक हमारे पास अमोनिया की गैस है, उसको जब हमने रेड लिटमस पेपर के कॉन्टेक्ट में लेकर आए हैं तो रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो गया। रेड टू ब्लू कब होता था, रेड टू ब्लू बेस के लिए, और ब्लू टू रेड कब होता है, ब्लू टू रेड एसिड से होता है। ठीक है, रेड टू ब्लू कब होता है, बेस से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। रीजन असर्शन इज करेक्ट, मॉइस्ट अमोनिया गैस जो है वो एक बेस का काम करेगी। ठीक है, कैसे काम करेगी वो भी हम बात कर लेंगे। तो वो फिर हमारा रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर रही है, तो रीजन असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद वो कह रहे हैं अमोनिया इज अ बेस, तो ये चीज़ भी सही है। अगेन हमारे पास ऑप्शन क्या आया, ए ऑप्शन आया कि अमोनिया एक बेस है। ठीक है, ब्रोंस्टेड बेस है,
OH आयन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ब्रोंस्टेड बेस है, और बेस अगर है तो वो क्या करेंगे, रेड लेटरस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। फिर फोर्थ स्टेटमेंट, अब फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास असर्शन है आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आयनिक बॉन्ड कौन सा होता था, द बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, जनरली मेटल टू नॉन मेटल। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। तो वो कह रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, होता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन पे चले जाओ, द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन, देखो कोवलेंट वर्ड आते ही ये रीजन करेक्ट हो गया, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में तो आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, तो हम यहाँ कोवलेंट बॉन्ड की बातें नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड है वो एटम्स को पास रखता है, इसलिए वो क्या कर रहा है कि भाई स्ट्रॉन्ग है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, बट ऐसा नहीं है, आयनिक बॉन्ड होगा वहाँ पर, तो रीजन गलत हो गया। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, तो आप सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। लास्ट स्टेटमेंट क्या है, जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक बाय नेचर, जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक बाय नेचर, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। जनरली हमने कहा था मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो सारे बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, बट देर आर सम जो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है दे हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, या दे कैन रिएक्ट विद बोथ, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, उस टाइम पे वो बेस का काम कर रहे हैं, और वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, उस टाइम पे वो एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो दोनों का बिहेवियर जब वो शो कर जाते हैं तो हम उनको एम्फोटेरिक कहते थे, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक बाय नेचर एंड रीजन इज जिंक ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, तो वो चीज़ भी बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। इस वीडियो में हमने 10 असर्शन रीजंस को कवर किया है, अगली वीडियो में और भी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। आप अगर देखना चाहते हैं इस टाइप की वीडियोस, चाहते हैं कि मैं और लेकर के आऊँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी एक नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके और अच्छा स्कोर कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड गुड बाय।